हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ में हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो कि गवर्नेंस का है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये पेपर 2 में मेंशन है, स्पेशली मेंशन है, लेकिन इसका फ़ायदा आप पेपर थर्ड में, ओके, पेपर थर्ड में, एथिक्स में और एस्से में, 3 जगह आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप चाहे पेपर फर्स्ट लिख रहे हो, चाहे पेपर सेकंड लिख रहे हो, थर्ड लिख रहे हो, फोर्थ लिख रहे हो या एस्से लिख रहे हो, अगर गवर्नेंस में कुछ टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, जैसे सोशल ऑडिट हो गया, ओके, गुड गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, अगर इन सब टॉपिक्स पे आपकी अच्छी पकड़ है तो आप एक बहुत ही बेहतरीन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से गवर्नेंस का एक सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है। हमारी टीम इस पे मेहनत कर रही है। चूँकि हम देख रहे थे ना तो इंटरनेट पे अवेलेबल है ये पूरा कोर्स, और ना ही कोई भी एकेडमी, बड़े से बड़े कोचिंग वाले भी इस पे कोई मैटर दे नहीं रहे हैं। फ्री में तो कोई मैटर अवेलेबल नहीं है, आपको खासकर इसके लिए कोचिंग करनी पड़ती है। ओके तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है और हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो हमारा आज का जो लेक्चर होगा हमारा, वो होगा कि सिलेबस क्या है और हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। ओके, तो दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। आप यहाँ पे मेरा डिटेल देख सकते हैं और हमने इंटरव्यू भी दिया है, तो थोड़ी बहुत तो ऑथेंटिसिटी है ही। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सिलेबस। फर्स्ट लुक एट द व्हाट इज मेंशनड इन द सिलेबस। सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, सिंपल सा लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, और उसके साथ कुछ छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा दिया हुआ है जिससे पूरी क्लैरिटी नहीं आती है। इसीलिए आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या है और जो हम आगे करने जा रहे हैं उसमें क्या है, और इससे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यही हम देखेंगे कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, एकदम स्टार्टिंग से गवर्नेंस किसे कहते हैं और इसका डेवलपमेंट या एवोल्यूशन जो आप कह सकते हैं, एवोल्यूशन कैसे हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गुड गवर्नेंस। लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि गुड गवर्नेंस क्या होता है, तो हम इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन भी देखेंगे और साथ साथ हम इससे रिलेट करके अदर पेपर्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर को कैसे सेट कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ई गवर्नेंस, और अगर आपको याद होगा या आपने पेपर देखा होगा तो 2017-2018 में लगातार ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे होंगे तो यूपी पीसीएस में ई गवर्नेंस पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसलिए ये वाला टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और गवर्नेंस में ही सेकंड एआरसी ने जो रिकमेंडेशन दिया है सेवोत्तम मॉडल का, तो हम ये देखेंगे कि सेवोत्तम मॉडल क्या है और इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और उसके बाद इससे हम गवर्नेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो एआरसी सेकंड एआरसी थी उन्होंने सेवोत्तम मॉडल को क्यों रिकमेंड किया है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि सृजन चार्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एवरी ईयर क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय द यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस जहाँ पे भी रिटन एग्जाम हो रहा है इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। ओके, सृजन चार्टर क्या होता है, ओके, इसकी कमियां क्या हैं और इसकी कमियों को दूर करने के लिए एआरसी ने क्या रिकमेंड किया है, तो वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद सृजन चार्टर देखने के बाद हम देखेंगे सोशल ऑडिट क्या होता है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जो वो समझ नहीं पाते कि सोशल ऑडिट क्या है, इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं। वो जनरली कुछ भी आम घास लिख के चले जाते हैं कि सोसाइटी के द्वारा किया जाने वाला ऑडिट ये वो, तो हम इसका एक प्रॉपर डेफिनीशन देखेंगे। ओके, और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे, टाइप्स कितने होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम इसमें और कैसे सुधार कर सकते हैं या लोगों का पार्टिसिपेशन हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी,
ये जो टॉपिक है ये स्पेशली पूरी तरह से मेंशन है सिलेबस में, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। दोस्तों अगर आपको याद होगा, आपने एथिक्स का सिलेबस देखा होगा, तो उसमें भी लिखा है कि द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया। ओके, तो सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट और ये सब ऑल इंडिया सर्विसेज डेमोक्रेसी को कैसे इन्हांस कर रहे हैं, या डेमोक्रेसी में इनका क्या रोल होता है, डेमोक्रेसी में इनका क्या कैसे एवोल्यूशन हुआ है। ओके, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नेंस और सिविल सर्विसेज इनका एवोल्यूशन। अब दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश रहा है वो वर्षों तक गुलाम रहा है, तो हमारे यहाँ जो भी सिविल सर्विसेज का जो एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ है, जो मैकेनिज़्म डेवलप हुआ है, वो हमारा ब्रिटिश एरा के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, इसी वजह से डेमोक्रेसी में जो सिविल सर्विसेज का रोल होना चाहिए, जिस तरह से वो पब्लिक के लिए काम करने चाहिए, वो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के समय में गवर्नेंस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर इसी की वजह से हैं, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपने रोल को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि दे आर द बॉस, और जो पब्लिक है वो उनका गुलाम है। वो केवल मतलब कि अगर सेवा कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, तो ये समझते हैं कि हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। और ये दिस इज़ द मेन रूट काज ऑफ द करप्शन। मतलब कि सीधी सीधी भाषा में अगर आप समझो तो जो सिविल सर्वेंट का रोल है वो अपने रोल को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, निभा नहीं पा रहे हैं, और यही करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। ओके, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे थ्रू द पीपीटी। ओके, और उसके बाद आपको बाद में पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे अपने पूरे पीपीटी का, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका भी, और बुलेट पॉइंट्स में आपके नोट्स होंगे, ताकि आप एक क्रिस्प और कंसाइज मैटर को तैयार करें। ओके, फिंगर टिप्स पे आपके सारे पॉइंट्स होंगे, बस आपको एग्ज़ाम में जाके उसको उलट देना है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा होगा। उसके बाद एक 2-3 साल से आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, जो सिविल सर्वेंट हैं या फिर जो अभी एस्पिरेंट हैं, दोनों एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जो लैटरल एंट्री हो रही है सिविल सर्विसेज में, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, not only on the aspirants but also on the government side. We have to look upon both sides. Okay, तो lateral entry क्या होती है, इसकी कंट्रोवर्सी क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, और इससे भारत सरकार को फ़ायदा क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए कि lateral entry को हम अलाउ कर देते हैं, lateral इनफैक्ट इसके अंदर क्या है, ये टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा कि अभी तक ये लेटरल एंट्री के थ्रू क्या कुछ भर्तियां की गई हैं कि नहीं की गई हैं। ये सब चीज़ें हम देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन मेन मुद्दा हमारा ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेटरल एंट्री क्या होती है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है, किसको किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको किसको नुकसान होने वाला है, ये सब चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। ओके, उसके बाद लीगल, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म। देखिए, रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट पूछता है या फिर सेगमेंट्स में करके पूछ लेता है, और ख़ासकर जो जुडिशियल रिफॉर्म है और पुलिस रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप अगर टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे, किसी भी कोचिंग का लिख रहे होंगे, आई डोंट नो, हर कोचिंग संस्था वाले लगभग पुलिस रिफॉर्म पे और जुडिशियल रिफॉर्म पे क्वेश्चन जरूर ही पूछ लेते हैं। उसके साथ साथ लीगल जो रिफॉर्म है, जैसे प्रिजन रिफॉर्म हो गया, आप सुने होंगे अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। अंडर ट्रायल जो प्रॉब्लम है अपने यहाँ, ओके, लॉन्ग लास्टिंग केसेस चलते हैं, और हमारा जो बोलते हैं कि हमारा जो लोअर कोर्ट है वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। हालांकि देखिए, गवर्नेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लीगल, जुडिशियल और पुलिस रिफॉर्म को डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गवर्नेंस का पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे, और ना ही केवल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके पास सारी वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मान लीजिए कि इससे थोड़ा बहुत हटके भी क्वेश्चन पूछता है, तब भी आप अपने आंसर को फ्रेम करने में बहुत ही सुटेबल फील करेंगे, बहुत ही कंफर्ट फील करेंगे।
ओके, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा कि अंडर ट्रायल क्या होता है, जो भी उसमें मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जो भी उसमें छोटे छोटे वर्ड्स आएंगे उनको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो सो डोंट वरी। और एक चीज़ हम आपको बताएं, ये जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी सिलेबस में गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इस पे सेपरेट वीडियो बनेगा, सेपरेट डिस्कशन होगा, इसलिए स्टे विथ अस। और उसके साथ साथ देखिए सेकंड एआरसी का जो एक मुद्दा है, गवर्नेंस की जैसे ही बात आती है तो लोग कहते हैं कि सेकंड एआरसी उठा के पढ़ लो। आई विल रिकमेंड डोंट रीड। ओके, अगर आपको रीड करना है तो किसी भी कोचिंग का एक समरी ले लीजिए, उसको बस एक बार देख लीजिए। और बेस्ट वे जो है एआरसी का पढ़ने का, बेस्ट वे ये होता है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, गवर्नेंस में पढ़ रहे हो, पॉलिटी में पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, ओके, एथिक्स में पढ़ रहे हो, जो भी आप अपना सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो उस समय उस टॉपिक से रिलेटेड एआरसी का क्या रिकमेंडेशन है वहाँ पे आप उसका नोट्स बना लीजिए, पॉइंट्स में लिख लीजिए। देखिए एक साथ अगर आप बुक उठा के एआरसी का पढ़ने लगेंगे तो आपके किसी काम का नहीं होगा, इधर का पॉइंट उधर हो जाएगा, उधर का पॉइंट उधर हो जाएगा। इसीलिए जो एआरसी वाला मुद्दा है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड तो ज़रूर किया है, लेकिन वो केवल रिस्पेक्टिव टॉपिक में ही है। मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत है एआरसी की, जहाँ पे ज़रूरत है हमने उसको वहीं पे रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ई गवर्नेंस हम कर रहे हैं, तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जो रिकमेंडेशन एआरसी की है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन गुड गवर्नेंस के लिए बोला गया है उसको हम वहीं पे फ्रेम किए हैं, ताकि आपको इधर उधर न जाना पड़े। इससे आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आपको एकदम पका पकाया मैटर मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए सिटीजन चार्टर हम पढ़ रहे हैं या सोशल ऑडिट पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सेकंड एआरसी का क्या कहना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम होगा। आज के लेक्चर में हमने बस केवल इतना ही डिस्कस किया है कि हमारा सिलेबस क्या कहता है और हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, कि हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। सिलेबस देखिए, सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, इनफैक्ट जो यूपीएससी का सिलेबस है और स्पेशली गवर्नेंस का सिलेबस है वो तो बहुत ही ब्रॉड है, क्वेश्चंस वो कहीं से भी पूछते हैं, लेकिन जब आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें बस 2 लाइन्स मेंशन है। ओके, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, और एक टॉपिक और है जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये मेंशन किया गया है सिलेबस में, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो सेक्शन दिया हुआ है क्लियरली मेंशन ही नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए कह रहे हैं। ओके, गवर्नेंस के लिए कह रहे हैं या फिर जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए कह रहे हैं, या फिर जो भी पब्लिक डिलीवरी है, जो भी पब्लिक सेवाएं हैं उनके लिए कह रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म हो जाता है जब आपको कोई स्पेशल चीज़, मतलब पर्टिकुलर चीज़ जब आपको कोई चीज़ बताई नहीं जाती है तब ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। ओके, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो गवर्नेंस में तो है, मानता हूँ बहुत थोड़ा है, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत थोड़ा है, लेकिन जैसे ही आप एथिक्स में जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का इसका डेफिनीशन सीधा सीधा पूछ लेता है। जैसे आप अगर देखे होंगे 2018-19 के मेंस के क्वेश्चंस में, 17 के, इवन 17 में भी 3-4 टर्म दे दिए गए। ओके, 3-4 टर्म दे दिए गए और उन्होंने कहा कि इसको डिफाइन कीजिए। अब आपको क्या करना है, छोटे छोटे वर्ड्स। अब व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी, यू मस्ट नो व्हाट इज द ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, तभी जो है यूपीएससी के जो एग्जामिनर्स हैं वो आपके आंसर से इम्प्रेस हो पाएंगे और तभी आपको अच्छा मार्क मिल पाएगा। तो यहाँ पे खैर हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को तो देखेंगे ही देखेंगे, उनके डेफिनीशंस के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम सपोज दैट कि हम लीगल और पुलिस रिफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो पुलिस की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है और पुलिस सर्विस में हम ट्रांसपेरेंसी को कैसे ले आएँ कि ताकि वो ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली हो पाए। ओके, तो यहाँ पे हम इसको इस टर्म में देखेंगे कि अगर मान लीजिए गवर्नेंस है तो गवर्नेंस में हम ट्रांसपेरेंसी कैसे ले आएँ, ओके, और अकाउंटेबिलिटी कैसे ले आएँ, तो ये चीज़ हम देखेंगे। यहाँ पे फोकस हमारा यहाँ अप्लाइड वाले पे सेक्शन पे ज़्यादा होगा, ना कि डेफिनीशन पे। ओके, डेफिनीशन के लिए एथिक्स में हम करेंगे फिर से, और एक उसका एक एक वर्ड और उसकी मीनिंग क्या क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का सिर्फ और सिर्फ जो अप्लाइड पोर्शन है, चाहे वो गवर्नेंस में हो
या फिर पुलिस में हो, जुडिशरी में हो, ओके। और सेवोत्तम मॉडल में जो बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं, तो हमारा फोकस उस पे होगा। ओके दोस्तों, इसके बाद जो ये हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद जो हम देखेंगे वो होगा एआरसी रिपोर्ट। हमने बताया कि रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में हम देख लेंगे, जब भी कोई टॉपिक कर रहे होंगे तो वहीं पे जा करके उसको हम देख लेंगे कि क्या रिपोर्ट आई है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस जो हमने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। दोस्तों देखिए, हमने इंटरव्यू दिया है और 3 बार से मैं मेंस लिख रहा हूँ, इस बार भी मेंस लिखा हूँ, तो हमको पता है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मानता हूँ कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हो कि हम अपने आप को बहुत ज्ञानी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अनुभव है कि क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। उसी आधार पर, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसी आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। ओके दोस्तों देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है, जो हम क्वेश्चन आपको देंगे, उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, सबसे पहले तो आपको आंसर्स लिखने होंगे, आपको कमिटेड होना होगा कि गवर्नेंस के जो भी क्वेश्चंस हम देंगे, देखिए दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चंस ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, आपको ऊबन महसूस नहीं होगी, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। और मैं कहूँगा कि अगर जब आप क्वेश्चन घर पे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं और घर पे लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेरी टेक्निक है जिससे मैं इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ, जब आप घर पे लिख रहे हो तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज दैट आप गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नेंस कर रहे हैं, या आप मान लीजिए एक सेवोत्तम मॉडल कर रहे हैं, सेवोत्तम मॉडल पे कोई क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, जब आप इसको लिख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तुरंत जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तुरंत आप आंसर पढ़िए, आंसर इन द सेंस जो आपने मैटर बना के रखा है उसको पढ़िए और उसके बाद आप आंसर राइटिंग कीजिए। दोस्तों बिलीव मी, एक बार अगर आप ऐसा कर लेंगे, ओके, सिर्फ एक बार कह रहा हूँ आंसर लिखने के लिए, जब आप एक बार इसको कर लेंगे तो वो उतने जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में पहली बार में आएंगे, बिलीव मी वो जीवन भर रहेंगे। आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सबसे पहले उसी पॉइंट्स को लिखेंगे। आप एक बार इस चीज़ को करके देख लीजिए, आपको कितना बेनिफिट होगा और हमारी बात में कितनी सच्चाई है ये आपको समझ में आ जाएगी। सिंपली मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन है सेवोत्तम मॉडल पे है, आपको पढ़ना है, लिखना है उस पर, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, हाँ सेवोत्तम मॉडल में ये चीज़ पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा पॉइंट्स इसमें पूछ रहा है। फिर आप अपना जो भी मैटर है या जो मेरा वीडियो है, या मैं वीडियो के लास्ट में इसका PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगा, तो उसमें देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास हैं और क्या क्या पूछ रहा है। ओके, उसके बाद आप अपने जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको बंद कीजिए और जो आपका आंसर है, मतलब कि जो आपकी कॉपी है उसको बंद करिए और आंसर शीट उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों एक बार इसको करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी है, ओके, जो आपका आंसर राइटिंग स्किल है वो सिग्निफिकेंटली इन्हांस करेगी, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो हमारे द्वारा या हमारी टीम द्वारा जो क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर इस PPT का PDF चाहिए तो आपको हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए हम ऐसे नहीं डालेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए PPT का PDF बना के हम डाल देंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम बस इतना ही देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है। ओके दोस्तों, अगले लेक्चर में हम देखेंगे गवर्नेंस क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे और एक एक टॉपिक को एक एक दिन में ख़त्म करेंगे अच्छे से समझते हुए। ओके दोस्तों, थैंक यू।